यस भाई बनो। सबसे पहले DBMS क्या होता है? डेटाबेस, डेटा का बेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए समझिए, डेटाबेस बेसिकली अपन ये कहते हैं, डेटाबेस हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। बहुत बड़े डेटा का जो कलेक्शन है दैट इज डेटाबेस। जैसे सपोज आपने कहा कि आपका जो कॉलेज है, आपके कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स का डेटा आपको कहीं रखना है। एक रजिस्टर बनाया, उस रजिस्टर के अंदर आपने अपने कॉलम बनाए और उसके अंदर आपने सारे स्टूडेंट्स का डेटा रख दिया। दैट्स अ डेटाबेस। तो डेटाबेस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, आप हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आए, हमने सारे स्टूडेंट्स का अपना डेटा मेंटेन करके रखा। कौन कौन स्टूडेंट थे, कितनी फीस जमा करवाई, कौन से कोर्स में आए, कब आए, हमने सारी डिटेल मेंटेन कर ली। वो क्या है? डेटाबेस है। बैंक के अंदर आपने अकाउंट खुलवाया, आप आए दिन उसमें कभी पैसा जमा करवाते हैं, कभी निकालते हैं। वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक के पास कहीं स्टोर्ड है, तो उसे क्या कहेंगे? डेटाबेस। अब ये तो है डेटाबेस, लेकिन डेटाबेस के साथ में आप और क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेटाबेस के साथ में रखे जाते हैं। तो अगर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ डेटाबेस। मेरे पास क्या है? डेटाबेस है, मेरे पास सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर है ना, प्रोग्राम्स का सेट है, सेट ऑफ प्रोग्राम। और ये सेट ऑफ प्रोग्राम क्या करता है? जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। मैनेज क्या हो सकता है साहब? कोई नया स्टूडेंट आ गया, उसका डेटा डालना है। कोई स्टूडेंट चला गया, उसमें लिखना है कि भाई इन्होंने इंस्टीट्यूट या कॉलेज छोड़ दिया। किसी स्टूडेंट ने और फीस जमा करवाई, तो उसमें एंट्री हो जानी चाहिए साहब। ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर होने चाहिए कि नहीं? कल को मुझे जरूरत पड़ी कि भाई मुझे एक्स स्टूडेंट का मालूम करना है कितनी फीस जमा करवाई थी, तो मेरे पास वहां पर कोई प्रोग्राम होना चाहिए। कैसे ढूंढूं मैं? ठीक है, तो सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि डेटाबेस को मैनेज कर सके। और कोई डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि इस डेटा को रखा कैसे है। भाई आपने कहा कि मैंने तो कॉलम बनाए रजिस्टर 1 में और रख लिया, तो डेटाबेस को कैसे रखा है वो आपको डेटा स्ट्रक्चर बता रहा है। तो अगर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं, डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा, बहुत बड़ा डेटा सेट है हमारे पास, उसको हमने डेटाबेस का है। ठीक है, आपने कहा मैनेजमेंट सिस्टम, जब मैंने DBMS की बात की, मैंने कहा डेटाबेस तो है ही, पर उस डेटा के ऊपर मुझे बहुत सारा काम करना पड़ सकता है। डेटा डालना पड़ सकता है, डेटा निकालना पड़ सकता है, उसमें चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है ना, आए दिन मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, तो मुझे कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई प्रोग्राम चाहिए। वो हमारे पास प्रोग्राम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। और तीसरी चीज जो है डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमें ये बता रहा है कि डेटा को हम कैसे स्टोर करें। आप अगर याद करें तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप पढ़ते हैं बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बी ट्री, ये सब क्या है? डेटा स्ट्रक्चर ही तो है। तो ये आपका जब डेटाबेस है, तो आपका जो DBMS है वो डेटा को कुछ ऐसे ही तो रखता होगा। वो हम क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए तो पढ़ते हैं कि भाई जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है ना, लिंक लिस्ट आप पढ़ते हैं, है ना, वो सारा हम क्यों पढ़ते हैं? वो हम इसीलिए तो पढ़ते हैं कि आफ्टर ऑल डेटा को कहीं जाकर आपको किसी तरीके से मैनेज करना है, और इनमें से कुछ तरीकों को हो सकता है हमारा DBMS काम में लेता हूं। ठीक है, तो DBMS क्या है? पहला, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है DBMS क्या है, हम कहेंगे DBMS क्या है? डेटाबेस, सेट ऑफ प्रोग्राम और डेटा स्ट्रक्चर। इन सब का जो कलेक्शन है वो DBMS है। इन सब का जो मिक्सअप है वो DBMS है। ठीक है, डेटाबेस है, उस डेटाबेस पे क्या क्या काम करना है उसके लिए कुछ प्रोग्राम होंगे और डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है सर। अब
हमारे पास अगली बात ये आती है कि भाई डेटाबेस के क्या फीचर्स हैं, डीबीएमएस के क्या फीचर्स हैं, मैं किसको तो डीबीएमएस कहूँ, या डीबीएमएस क्या क्या काम करना चाहिए, जबकि मैं इसे कहूँ भाई ये डीबीएमएस है ना। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कि एक डीबीएमएस को करने चाहिए। हमने कहा सबसे पहला काम है क्वेरी एबिलिटी। एक एक चीज को समझते चलते हैं। प्रश्न पूछने की क्षमता। भाई स्टूडेंट्स का डेटा मेरे पास है, डेटाबेस है, डीबीएमएस मुझे ऐसी फैसिलिटी देना चाहिए कि मैं उससे पूछ लूं कि भैया सुरेश ने कितनी फीस जमा करवाई है। मुझे ऐसी फैसिलिटी देना चाहिए कि मैं उससे पूछ लूं सुरेश ने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था। मुझे ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि भाई कल की क्लास ऑफ हुई है तो मैं सुरेश को फ़ोन कर दूं तो मुझे फ़ोन नंबर बता दें, तो मैं उससे क्वेश्चंस पूछ सकूं। जो डेटा स्टोर है उस डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकें, वो फैसिलिटी डीबीएमएस में होती है। समझ रहे हैं यहाँ पर? बैकअप। अब क्या है सर, जरा सोच के देखिए आप इस चीज को। मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाता हूं। बैंक, आपका अकाउंट है बैंक के अंदर, ठीक है, आप पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, सारे ऑपरेशंस अपने को परफॉर्म करने पड़ते हैं। कल को सपोज बैंक का सर्वर खराब हो गया, अब क्या होगा? एक बैंक का सर्वर खराब होने का मतलब है कि लाखों करोड़ रुपए का नुकसान, और लाखों जो कस्टमर्स बैंक के हैं उनको नुकसान। बहुत बड़ा गड़बड़ है अगर बैंक का सर्वर खराब हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या अगर हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करें, सपोज मैं छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलूं, सपोज मैं लॉजिक पेज की बात करूं, स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स का डेटा हमने डेटाबेस में रखा, किसने कितनी फीस जमा करवाई है हमने रखा, कल को वो सर्वर हमारा खराब हो गया, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है किसने कितनी फीस जमा की, हो गई गड़बड़। कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी, कितने बड़ा कियोस क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या फैसिलिटी होनी चाहिए डीबीएमएस के अंदर? क्या फैसिलिटी होती है कि मैं उसका बैकअप लेके रख लूँ कि भाई शाम के टाइम, हर हफ्ते में, हर महीने में, ये डिपेंड करता है मेरा डेटा कैसा है। जैसे बैंक के डेटा की बात करें तो शायद एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। रेलवे रिजर्वेशन के डेटा की बात करें, एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड में हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं, सबका बैकअप होना चाहिए। सब एक सेकंड का भी अगर डेटा लॉस हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो बैकअप की फैसिलिटी डीबीएमएस में रहती है कि भाई मैं उसका बैकअप लेके रख लूँ, उसकी कॉपी करके रख लूँ। समझ रहे हैं आप बात? अब यहां पर एक बात और है कि ये तो हमने बात की बैकअप की। दूसरी बात, एक कदम आगे बढ़ के चलते हैं। हमने कहा बैंक के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, आधा घंटे के लिए सर्वर खराब हो गया, क्या आप उसे साइन कर सकते हैं? अगर आपका रेलवे का सर्वर खराब हो गया, क्या आप उसे साइन कर पाएंगे? शायद नहीं। तो आप क्या चाहेंगे कि भाई मेरे पास ऐसे बहुत सारे सर्वर रहें, अगर सर्वर खराब हो तो तुरंत इसकी फोटोकॉपी दूसरी हो जाए, या इसकी 4 कॉपी बन के रहे, और होता है। उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन या प्रतिकृति, रेप्लिका, कि भाई इसकी एज इट इज कॉपी रहती है। ये फैसिलिटी हमें डीबीएमएस देना चाहिए सर। अब बात समझ रहे हैं? बैकअप और रेप्लिकेशन की फैसिलिटी डीबीएमएस हमें देना चाहिए। 100% क्लियर बात? इसके बाद हमारे पास आती है रूल्स एनफोर्समेंट की फैसिलिटी। रूल्स एनफोर्समेंट की फैसिलिटी। अब देखिए साहब, शिव जी को तो दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन अब जैसे हमारे राजेंद्र भाई साहब को दिक्कत आ गई, अकाउंट में 5,000 रुपए से कम होते ही पैसे कट जाते हैं। शिव जी के तो ये है कि जो नंबर है, अमाउंट है, उस अमाउंट के जो 10 जीरो हैं उनसे कम होने पर कटे तब कोई दिक्कत है। सर इनको भी ऐसी दिक्कत नहीं है।
ये कोई हमें है। तो बैंक ने एक रूल वहां पर एनफोर्स किया, ऑटोमेटिक रूल बना दिया कि भाई 5,000 रुपए से कम जैसे ही रहे तो पैसे कट जाने चाहिए। ये फैसिलिटी किसमें है? डीबीएमएस में। सर वो 3 बार से ज़्यादा डालते मोदी जी सरकार वो तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आजकल हमारी गवर्नमेंट्स ने और बैंक्स ने आपको दे दिए हैं कि जो भी काम आप करेंगे बैंक के सामने से निकलेंगे तो पता चला 20 रुपये कम हो गए, है ना। अगर आप वापस से रिटर्न उसी रास्ते से आएंगे तो 20 की जगह 30 रुपये कटेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारे रूल्स एनफोर्स कर दिए हैं, है ना। लेकिन ये आपके डीबीएमएस के अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए। सब कुछ ये फैसिलिटी नहीं होती। आप बैंक जाते, 5,000 आपने पैसा निकाला, 5,000 रुपये से कम रहे, बाबूजी ने कहा सर जी पैसे कटेंगे, अरे सर चलो चाय पानी पीते हैं और बचा लें, हो गई ना दिक्कत। तो रूल्स एनफोर्समेंट की फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, आप जो नियम है उनकी पालना करवा सकें। ठीक है दीपेश भाई साहब। इसके बाद हमने कहा सिक्योरिटी, सुरक्षा होनी चाहिए, डेटा सिक्योर होना चाहिए। अगर मैं ये मालूम करूं या कोशिश करूं कि भाई शिव जी के अकाउंट में सचमुच में पैसे कितने हैं, शिव जी के पापा के अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या मैं मालूम कर पाऊंगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सिक्योर डेटाबेस है। डीबीएमएस हमें वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोवाइड करता है कि जिसको हमने एक्सेस दिया है वही उसको यूज में ले पाए। ठीक है, क्रैक होती है सिक्योरिटी, वायलेट होती है, थ्रेट्स आते हैं, क्योंकि 100% सिक्योर सिस्टम कि हम कभी सोच नहीं सकते। 100% सिक्योर सिस्टम हम ये कहते हैं कि भाई संभव नहीं है। ठीक है। चेंजेस एंड एक्सेस लॉगिंग, डेटाबेस में आपने कोई भी चेंज किया, उसे उपयोग में लिया, तो उसका लॉग मेंटेन होना चाहिए, वो लिखित में होना चाहिए, कहीं ना कहीं लिखना चाहिए उसको। अगर सपोज मैंने शिव जी के अकाउंट में, मैं गया बैंक में, मेरे बैंक में जानकार थे, मैंने मालूम किया कि भैया शिव जी के अकाउंट में कितने पैसे हैं, पता चला शिव जी के अकाउंट में है 50 करोड़ रुपए, हमने शिव जी को उठा लिया, पापा को फोन किया कि भैया 1 करोड़ रुपए दो तो छोरे को भेजेंगे। पापा ने कहा 2 करोड़ ले लो, भेजना मत। अब पुलिस वाले उस तक कैसे पहुंचेंगे? पुलिस वाले देखेंगे कि भाई फिरौती कितनी मांगी और पता कैसे लगा कितना पैसा है। वो बैंक में जाके, किसी भी ब्रांच में जाके मालूम करने की कोशिश करेंगे कि भाई इस अकाउंट को कहां से एक्सेस किया गया, तो पता चलेगा फला ब्रांच से इसको एक्सेस किया गया, फला आदमी ने एक्सेस किया। उस वक्त उनके पास कौन आया था, उस बाबू ने कौन था, सारी चीजें पता चल जाएगी, क्योंकि चेंज और एक्सेस जब हुआ उसका लॉग मेंटेन हुआ। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। अगर कहीं पर हमें आवश्यकता है, अगर कोई ऐसी चीज है कि भाई डेटाबेस की मेमोरी अपने आप कम हो जाए, कितनी मेमोरी काम में ले रहा है, ठीक है, या एक्सेसिंग फास्ट हो जाए, वो सारा अपने आप हो जाना चाहिए, डेटाबेस करना चाहिए, वो चीज ऑप्टिमाइजेशन कर देना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात? तो वो ऑप्टिमाइजेशन की फैसिलिटी भी डीबीएमएस में होनी चाहिए। आपके जो संसाधन हैं उनको कम से कम उपयोग में ले, ये डीबीएमएस में फीचर होना चाहिए। आपके कंप्यूटर में नहीं होता है, आपने बहुत देर तक कंप्यूटर को छोड़ दिया तो पता चला कि कंप्यूटर ने ऑटो शट डाउन कर दिया या उसको हाइबरनेशन पे ले गया। वो क्या है? रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कि भाई आपकी बिजली खर्च ना हो, यही तो है ना। ठीक है, लाइट चली गई, आपके डेटा को वो सेव करता है कि नहीं, ऑटो सेव, वो क्या है? ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। ठीक है भैया। मेटाडेटा रिपोजिटरी, मेटाडेटा को स्टोर करना। मेटाडेटा से हमारा मतलब है डेटा अबाउट डेटा,
डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में डेटा। जैसे आपने कहा कि भाई आपके पास कोई डेटाबेस है, बैंक का डेटाबेस है, बैंक के डेटाबेस में आपने लिखा कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम। अबे कस्टमर आईडी क्या है? तो कहीं पर लिखा होना चाहिए भाई कस्टमर आईडी ये चीज है, कस्टमर नेम ये सामान है। तो डेटा के बारे में डेटा, वो क्या है? मेटा डेटा है। तो डीबीएमएस जो आपका होता है वो ऐसा होना चाहिए, उसमें फीचर होना चाहिए या फीचर होता है जिसमें कि मेटा डेटा को स्टोर किया जा सके, जिसमें कि मेटा डेटा को स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो मेटा डेटा रिपोजिटरी उसके अंदर होनी चाहिए। यहां तक का पॉइंट, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, शक, समस्या, आपत्ति, ऑब्जेक्शन? चलिए सर, ये तमाम फीचर्स हैं जो कि किसी डीबीएमएस के अंदर आने चाहिए, या हम कहें कि डीबीएमएस के ये तमाम फीचर्स हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए तभी हम उसको डीबीएमएस मानेंगे। हालांकि डीबीएमएस के लिए ईएफ कोड साहब ने, जिनको कि डीबीएमएस का जनक कहा जाता है, उन्होंने अपने रूल्स दिए हैं, अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उनके 12 रूल हैं कि भाई अगर किसी डीबीएमएस में ये है तो हम उसे कंप्लीट आरडीबीएमएस मानेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मानेंगे। अब वो रूल्स कौन से हैं ऑन लेटर स्टेज विल डिस्कस, है ना। लेकिन जनरल जो सामान्य फीचर अगर है, हम नॉन टेक्निकल फीचर्स की अगर बात करें, समझने के लिए अगर बात करें, तो ये तमाम फीचर्स आपके होने चाहिए। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डीबीएमएस के अंदर डीबीएमएस निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता, या डीबीएमएस में निम्न में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं है, कौन सा डीबीएमएस का गुण होना जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखें, ये गुण तो हमारे पास होने ही होने चाहिए। और भी कई गुण हैं, धीरे धीरे और भी फीचर्स हैं जो कि हम देखेंगे। ठीक है सर, चलिए अब हमारे पास आता है कि मैं फाइल को डेटाबेस में रखूं, डेटा को डेटाबेस सिस्टम में रखूं, या मैं सिंपल एमएस वर्ड की फाइल में रखूं। क्या फर्क आ रहा है? आपने कहा कि सब स्टूडेंट्स का डेटा है, कॉलेज के, मेरे कॉलेज में 2500 स्टूडेंट्स थे। अब मैं जबरदस्ती डीबीएमएस क्यों काम में लूं? मैं तो एमएस वर्ड के अंदर टेबल बनाऊंगा और उसमें डेटा रख लूंगा। तो क्या दिक्कत आएगी मेरे को? कौन कौन सी दिक्कतें मुझे आने वाली है? वो तमाम बातें अपन याद करते हैं। नॉट ओनली सर्चिंग, बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स आने वाली। सबसे पहला हम कह रहे हैं डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी डेटा का बार बार होना और डेटा में असंगति होना। देखिए सर, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है भैया, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी बैंक की बात करें, है ना, ये कुछ कॉमन डेटाबेसेज हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्पल्स उनके ऊपर सारे सेट हो जाते हैं, फटाफट आपके समझ में आ जाते हैं। बैंक में आपके हो सकता है 2 अकाउंट है, मान के चले एसवीजे, एसबीआई, अब एसवीजे तो बचा नहीं, आपके 2 अकाउंट हैं। ठीक है, आपने बैंक से एक लोन भी ले लिया, बाद में आपने एक क्रेडिट कार्ड भी ले लिया। लोन का भी अकाउंट होता है, क्रेडिट कार्ड का भी अकाउंट होता है, आपके 4 अकाउंट होते हैं। ठीक है, आपने एक अकाउंट के अंदर अपना फ़ोन नंबर दे दिया 92835678 दूसरे में आपने कोई दूसरा नंबर दे दिया 900143 समथिंग है, तीसरे में कुछ तीसरा नंबर दे दिया। हो गई दिक्कत, डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब आप भूल गए किसमें कौन सा डेटा दिया है। जब जरूरत पड़ी तो बैंक भी कंफ्यूज,
तीसरी बात, दूसरी बात, आपने एड्रेस लिखा सपोज 68/27 प्रताप नगर जयपुर। दूसरे में आपने लिखा 68/27 की जगह गलती से कर दिया 57 प्रताप नगर जयपुर। तीसरे में आपने लिखा 68/27 प्रताप नगर जयपुर। क्या हुआ? एक तो आपको एक ही चीज को बार बार स्टोर करना पड़ रहा है, एक तो बार बार स्टोर करना पड़ रहा है हर फाइल के अंदर कि भाई ये उस ब्रांच के अकाउंट की फाइल है, ये सेविंग अकाउंट की फाइल है, ये करंट अकाउंट की फाइल है, क्रेडिट कार्ड की फाइल है, ये लोन अकाउंट की फाइल है। 4 जगह मेंटेन किया। दूसरी बात, गलती हो गई, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गई। ठीक है, तो डेटा एक तो आपको बार बार यूज में लेना पड़ रहा है, बार बार एंटर करना पड़ रहा है, और दूसरी बात है कि डेटा की इनकंसिस्टेंसी है। ठीक बात है सर? तो फाइल सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम अपने को आती है। इसके बाद अगली अगर बात करें, हमने कहा डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, डेटा को उपयोग में लेने में हमें डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। आपको सपोज ये कहा कि भाई हमें ये देखना है कि शिव जी की नेट वर्थ कितनी है। नेट वर्थ कैसे पता चलेगी? कि सारे अकाउंट्स की डिटेल निकालें। सपोज सारे अकाउंट्स में मिला के इनके पास 50 करोड़ रुपए है, फिर लोन निकाला, लोन था केवल 20 लाख। हमने कहा साहब इनकी तो शानदार, बहुत शानदार आदमी है। लेकिन सपोज यही चीज फाइल्स में होती तो आप एक एक फाइल में जाके चेक करते, कुछ रह नहीं जाए। ठीक है, और शिव जी भी स्मार्ट है, कहीं पर SHIV लिखा, कहीं पर SHIVA लिख दिया, ये लो घोटाला बैंक में। ठीक है, तो डेटा को एक्सेस करना हमारा आसान क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो डेटा है वो डेटाबेस में एक जगह पर है। अगर हमें कुछ भी मालूम करना है, हमने सिंपली गए क्वेरी फायर किया, हमें कंप्लीट रिजल्ट मिल गया। हमें हर जगह पर डेटा स्कैटर्ड नहीं है, मेरा डेटा फैला बिसरा नहीं है। आप सोचिए, तो अलग अलग फाइल्स में डेटा निकाल के लाएंगे और एक ही जगह पर है, मुझे डायरेक्ट एक्सेस करना पड़ रहा है, किसमें आसानी रहेगी? डेफिनेटली एक साथ जो एक्सेस कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर डेटा को एक्सेस करने में हमें आसानी रहेगी। डेटा आइसोलेशन, आइसोलेशन अलग अलग, एकांतवास, कि भैया जो ये डेटा मेरा अलग है, ये डेटा किसका है? सपोज लोन का है, ये डिपॉजिट्स का है, वगैरह वगैरह, और दोनों आपस में अलग अलग है। दोनों आपस में अलग अलग है। जब जरूरत होगी तो मैं कंबाइन भी कर लूंगा, रिलेट भी कर लूंगा, और जब जरूरत नहीं है तो मैं उसको आपस में सेपरेट सेपरेट भी काम में ले लूंगा। दोनों की फैसिलिटी ये मुझे दे रहा है। ठीक बात है? राइट सर? डेटा आइसोलेशन के बाद अगली जो फीचर हमारे पास है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। जब आप फाइल सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो जो डेटा में एफिशिएंसी है वो नहीं रह पाती, करेक्टनेस नहीं रह पाती। बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हमने जो लिए हैं, हम उसको मालूम कर पा रहे हैं भाई अगर मुझे शिव जी के नंबर चाहिए तो मुझे नहीं पता कि कौन सा नंबर सही है। एफिशिएंसी और जो करेक्टनेस है हमारी डेटा की, वो फाइल सिस्टम के अंदर हम मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इंटीग्रिटी जो इश्यूज है, जैसे अभी हमने अकाउंट की बात की कि अकाउंट का बैलेंस अगर 5000 से कम है तो मनी शुड बी डिडक्टेड, मतलब बैलेंस कम से कम 5000 होना चाहिए, डिडक्ट होना चाहिए। भाई अब इस इंटीग्रिटी को फाइल में कैसे मेंटेन करें? हो सकता है कि आप कोई मैक्रो वगैरह लिख के कुछ निकाल लें, लेकिन वो आसान नहीं है। डीबीएमएस के अंदर वो आसान है। ठीक बात है? एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी से हमारा मतलब है कि सपोज शिवजी ने गलती से
शिव जी ने गलती से 5,000 का चेक दे दिया दीपेश भाई साहब। शिव जी के यहाँ से तो अकाउंट में से पैसे कट गए, या फाइल में जाके ऑपरेटर ने लिख दिया, या लिख दिया हाथ से लिख दिया। दीपेश भाई साहब के यहाँ चढ़ाते इससे पहले वो चले गए, दीपेश भाई साहब इधर उधर कहीं पर चाय पीने चले गए, या बैंक का जो बाबू था वो चाय पीने चला गया, ठीक है, चेक डस्टबिन में चला गया, दोनों के अंदर डंडे चल गए। एक कहेगा मैंने तो 5,000 दे दिया, दूसरा कहेगा मेरे यहाँ तो आए ही नहीं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो दोनों अलग अलग काम थे, अकाउंट से कटना, इनके अकाउंट में जमा होना। क्यों ना ये काम एक ही होता कि भाई अकाउंट से कटना और इनके अकाउंट में जमा होना दोनों मिलके एक होगा, या तो पूरा होगा या तो एक भी नहीं होगा, आसान हो जाता, ठीक है। या हम दूसरे अगर एटॉमिसिटी की बात करें कि सपोज शिव जी ने अपना अकाउंट बंद कर दिया तो दीपेश जी के अकाउंट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं और अपने आप में कंप्लीट है। यानी कि शिव जी से कुछ इनका अकाउंट किसी तरह अटक गया जाके और शिव जी का डिलीट किया तो इनका भी डिलीट हो गया। तो डेटा की एटॉमिसिटी रहनी चाहिए, ट्रांजैक्शन की एटॉमिसिटी रहनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये आपकी डीबीएमएस में संभव है, फाइल सिस्टम में ये आसान नहीं है। देखिए, संभव और आसान दोनों में डिफरेंस, संभव और नहीं हो सकता, दोनों में डिफरेंस है ना। आप मैक्रोज बना के और किसी न किसी तरीके से अगर जुगाड़ करके करना चाहें तो हो जाएगा, लेकिन वो आपको फाइल सिस्टम जो है वो डायरेक्ट वो फैसिलिटी नहीं देता है, तो वो आसान नहीं है, ठीक है। इसके बाद है कंकरेंट एक्सेस एनालिसिस। कंकरेंट एक्सेस से जो इश्यूज आते हैं, क्या मतलब है सर? कंप्यूटर टीचर की भर्ती के लिए दिल्ली आंदोलन करने के लिए जाना था, ठीक है। जयपुर रेलवे स्टेशन की लाइन पर एक तरफ लाइन लगी थी, अश्विनी जी लाइन में लगे हुए थे, दूसरी लाइन में दीपेश भाई साहब लगे थे, तीसरी में सतपाल जी लगे हुए थे। बाई चांस तीनों एक ही साथ में अपने पहुंचे काउंटर के ऊपर। जयपुर से दिल्ली डबल डेकर का टिकट चाहिए, एक पर्टिकुलर डेट का। ऑपरेटर ने तीनों को देख के बताया एक ही सीट है। बाई चांस तीनों ने कहा कर दो बुक, और एक ही टाइम पर तीनों ने उस एक सीट को 3 जनों को बुक कर दिया। रेलवे स्टेशन पर डंडे चल गए, भयंकर डंडे चल गए। कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी बाद में आएगी, पहले यहीं पे खून खराबा हो गया। क्यों? क्योंकि एक सीट 3 जनों को रिजर्व हो गई। ये क्या था? कंकरेंट एक्सेस था। एक साथ में एक चीज को, एक आइटम को एक से ज्यादा यूजर्स ने एक्सेस करने की कोशिश की थी। समझ रहे हैं आप बात? अब उस पर आपका डेटाबेस को ये करना चाहिए कि उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर ले। फाइल सिस्टम तो नहीं कर सकता, तीनों अलग अलग फाइल में लिख रहे हैं, फाइल सिस्टम कैसे मैनेज करेगा? है ना, या करेगा तो वो आसान नहीं है। डीबीएमएस के अंदर इस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए कि भाई ठीक है, तीनों को एक बता दिया, लेकिन जब चेंज करने लगे तो एक ही चेंज कर पाए, बाकी दोनों कहते भैया हो गए वो, दीपेश जी बाजी मार गए। अब आप तीनों सेट कर लोगे भैया, तीनों को एक पे बैठ के जाना है तो टीटी को सेट करके बैठ जाना। गेटिंग द पॉइंट? तो कहने का मतलब है कि यहां पर आपके पास ये कंकरेंट एक्सेस के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। एक साथ एक से ज्यादा उपयोग में जो विसंगतियां होती हैं वो फाइल सिस्टम में ज्यादा होती हैं, डीबीएमएस में विसंगति होने के चांसेस नहीं के बराबर रहते हैं। क्लियर है पॉइंट? ओके। और लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, सुरक्षा की प्रॉब्लम, सुरक्षा की समस्या। जब हम डीबीएमएस के अंदर काम करते हैं तो हमारा डेटा ज़्यादा सिक्योर होता है। कैसे सिक्योर होता है सर? डीबीएमएस में आपने कहा बैंक का डेटाबेस है ना, आपका अकाउंट है सपोज प्रताप नगर ब्रांच में, आप वहाँ पर गए, आपको सारी डिटेल बता दी। आप दुर्गापुरा गए, वो कहेगा साहब हमारे पास तो एक्सेस नहीं है, हम तो ये अमुक ये 4 चीज़ बता सकते हैं, इससे ज़्यादा देखना है तो आप प्रताप नगर जाइए। क्यों? क्योंकि कहीं बैंक का स्टाफ कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो उन्होंने सिक्योरिटी पहले ही अप्लाई कर रखी है।
और ऐसी अप्लाई कर रखी है कि भैया सेम ब्रांच वाले तो एक्सेस कर लेंगे, दूसरे को नहीं करने देंगे। सिक्योरिटी आपने अप्लाई कर दी ना डीबीएमएस पे, और यही चीज फाइल में होती तो घपला हो गया ना घपला। तो भैया सीधी सी बात यह है कि सिक्योरिटी हम डीबीएमएस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम के ऊपर बहुत आसान नहीं है सिक्योरिटी को मैनेज करना। ठीक है भाइयों बहनों, यहां तक की बात 100% क्लियर है? सर ये एटॉमिसिटी वाला एक दोबारा एग्जांपल। एटॉमिसिटी से हमारा मतलब है जो डेटा है वो अपने आप में कंप्लीट है, और इसके ऊपर होने वाले ट्रांजैक्शन से मतलब कोई भी ऑपरेशन वो अपने आप में कंप्लीट होगा, या तो पूरा होगा या पूरा नहीं होगा, आधे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके हिंदी अनुवाद इसमें तो ऐसे बता रहा है डाटा भी प्रमाणिकता मतलब स्पॉट होगा। किसमें? हिंदी में। तो हिंदी में आप देखते क्यों? हिंदी वो देखिए ना जो मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे क्यों जाते हैं? आपको हिंदी में बता रहा हूँ ना, मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ा लिखा हूँ। अपन कौन से स्विट्जरलैंड से आए? चलिए आगे, चलिए होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और डीबीएमएस का कंसेप्ट भी ये क्लियर होना चाहिए इन 3 स्लाइड से कि डीबीएमएस एक्चुअली क्या है, डीबीएमएस क्या कर सकता है, डीबीएमएस क्या नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए इन 3 स्लाइड से। ठीक है ना? तो जो वो क्वेश्चन जो आपके बनने वाले हैं कि भाई डीबीएमएस क्या कर सकता है, डीबीएमएस के फंक्शंस क्या हैं, वो तमाम चीज़ें तो आपकी यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, और अपन आगे डिटेल में बात करेंगे तो ये चीज़ें और रिफाइन होंगी। चलिए सर, 3 चीज़ों की हम यहाँ पर बात करते हैं। 3 वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं, स्कीमा, इंस्टेंस एंड मेटाडेटा। इन शब्दों की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और पूरा जब डीबीएमएस हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये शब्द बार बार निकल के आते हैं। ठीक है, एक साथ में अपन इनकी बात कर लेते हैं। स्कीमा से मतलब है डेटाबेस की संरचना। डेटाबेस की संरचना जो है वो ही आपका स्कीमा है। कैसे, अभी बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इंस्टेंस जो डेटा डेटाबेस में किसी समय पर स्टोर है, उसे हमने क्या कहा है? इंस्टेंस कहा है। और मेटा डेटा क्या है साहब? डेटा के बारे में डेटा अबाउट डेटा। Schema is basically structure of a database. Those who are completely in English medium, schema is basically the structure of DBMS database. Instance is the data at a particular given point of time, and metadata is data about data. ओके, चलिए साहब, अब अपन इसकी डिटेल में बात करते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है भैया, आपको सपोज स्टूडेंट्स का डेटा रखना है। आपको स्टूडेंट्स का डेटा रखना है। आपने क्या कहा? सब ऐसा करो, एक टेबल बना लो। आपने कहा सब एक टेबल बना लो, ये मेरी टेबल होगी। अब इस टेबल के अंदर मैंने कुछ कॉलम्स बना दिए, ये मेरे कॉलम्स बन गए सर, जिसमें मुझे डेटा रखना है। ठीक है,
ये मेरी टेबल है, इसमें कितने भी हजारों लाइन हो सकती हैं। आपने कहा साहब मुझे क्या रखना है, एक तो इसमें मुझे रखना है एनरोलमेंट नंबर, मैंने कहा साहब एक तो दूसरा मुझे रखना है स्टूडेंट का नाम रख लो साहब, एक मैंने कहा साहब फादर्स नेम रख लो, दूसरा साहब मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, तीसरा साहब व्हाट्सएप नंबर भी ज़रूरी है ना, और हमने कहा साहब ईमेल आईडी भी ज़रूरी है, फिर आपने कहा साहब एड्रेस भी जरूर हो सकता है, या आपने कहा नहीं साहब मुझे व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है। आप डिसाइड करेंगे ना क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये तो आपका फैसला है ना, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई डेटाबेस आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। अगर आप फी को मेंटेन करने के लिए बना रहे हैं तो भाई फी मेंटेन करनी है, और फर्स्ट ईयर की जमा हो गई, सेकंड ईयर की हो गई, फर्स्ट ईयर की न्यू ईयर, सेकंड ईयर, ये तमाम आपको सोचना है ना, यही होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना दीपेश भाई साहब, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्कीमा। दिस स्ट्रक्चर इज स्कीमा एक्चुअली। 100% क्लियर। जो संरचना बनाई है हमने डेटाबेस में क्या क्या रखना है वो ही अपना स्कीमा है। फील्ड के नेम स्कीमा एग्जैक्टली, नेम एंड टाइप। अभी मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज काम में ले रहा हूँ, जनरल लैंग्वेज काम में ले रहा हूँ, ऐसी लैंग्वेज जो कि आपको सामान्यतः समझ में आ जाए, है ना, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल की उसमें आवश्यकता ना पड़े। अभी मैं वो शब्द काम में ले रहा हूँ। तो जो स्ट्रक्चर आप ले रहे हैं भाई क्या क्या रखना है, ठीक है ना। आपने कहा साहब जो डेटा है मेरे पास, जैसे एनरोलमेंट नंबर 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, ऐसे डेटा होगा ना। आपने कहा साहब इसका नाम ए है, बी है, इसका नाम B1 है, इसका नाम सपोज C है, इसका नाम B है, फादर्स नेम कुछ होगा, मोबाइल नंबर कुछ होगा, ऐसे हजारों लोगों का डेटा होगा। ये जो डेटा आपने अभी रखा है, इस डेटा को हम बोलते हैं इंस्टेंस। डेटा स्टोर्ड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। भाई अभी क्या डेटा है, वो अभी का इंस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी चीज हमारे पास है मेटा डेटा। अब ये टेबल आपने बना दी, अब सामने वाले ने पूछा EN नंबर क्या है, आपने टेबल बना के किसी को दे दी, तो आपको कहीं पर लिखना पड़ेगा कि भैया EN नंबर का अर्थ एनरोलमेंट नंबर से है या तात्पर्य एनरोलमेंट नंबर से है, लिखना पड़ेगा कि नहीं। ये मेटा डेटा है, ये मेटा डेटा है। जो डेटा के बारे में आप लिख के रख रहे हैं वो मेटा डेटा है। आई होप 100% बात क्लियर हो रही है ना। तो इंस्टेंस जो डेटा हमारा स्टोर्ड है एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, स्कीमा जो हमारी डेटाबेस की संरचना है, और जो यहां पर आपकी तीसरी चीज है मेटा डेटा, वो डेटा अबाउट डेटा को बता रहे हैं। मेटा डेटा, डेटा के बारे में। आप ये देखो केवल यहीं तक आपने देखा। अब मैंने आपसे पूछा भैया ऐसा करो, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप में आप एक रखना है या 2 व्हाट्सएप नंबर रखने हैं, मोबाइल नंबर एक रखना है या 2 रखना है, तो आप यहां पर आपको बताना पड़ेगा ना, मोबाइल यहां पर स्टूडेंट के एक या एक से अधिक मोबाइल नंबर रख सकते हैं, बताना पड़ेगा ना। ये मेटा डेटा है, समझ रहे आप। डेटा के बारे में जो डिटेल आप लिख के रख रहे हैं वो मेटा डेटा है, उसका अलग से एक्सप्लेनेशन। एग्जैक्टली, ये हम मेंटेन करते हैं, आपका डेटाबेस DBMS मेंटेन करता है। ताकि DBA को प्रॉब्लम नहीं हो समझ DBA तो डिफाइन करता है, वही तो डिफाइन करता है कि व्हाट दिस E नंबर इज, व्हाट दिस S नेम इज। सर जैसे बुक्स में भी तो लिखा हुआ आता है ना, पीछे सारणी बनी हुई होती है, वो भी एक तरह से मेटा डेटा ही है, डेटा डिक्शनरी है। 100%। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, शक, समस्या, आपत्ति, ऑब्जेक्शन।
बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? ऑल क्लियर है? कतई साफ? चल साफ तो नहीं सर, इनपुट हुआ है। चले सर आगे चलते हैं। डेटा व्यू, व्यू ऑफ डेटा। व्यू ऑफ डेटा से हमारा मतलब क्या है? व्यू ऑफ डेटा से हमारा मतलब है कि जब हम डेटा को देखना चाहते हैं तो उसके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी को हम भूल जाते हैं या भूलना चाहते हैं। आपको कहा कि भैया आप बैंक में गए और आपने पूछा भैया मेरा बैलेंस कितना है। उन्होंने आपको बताया भैया अभी आपका बैलेंस है 10,520 रुपये। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने जब सर्च किया, आपने जो अकाउंट नंबर बताया उनको केवल क्या बताया गया, केवल बाकी डिटेल नहीं बताई। हाँ, आपने पूछा नहीं नहीं मेरे तो इतने होने चाहिए। अब वो क्या करेंगे, पूरी ट्रांजेक्शन आपको देखेंगे। तो व्यू का मतलब है कि जिससे आपको आवश्यकता हो वही चीज़ बताई जाए, उसके आगे की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, आगे की जो जटिलता है उसको छुपा दो। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। कार, आप स्टीयरिंग चला रहे हैं, है ना, आप स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, गियर है, ब्रेक है, आपने गियर बदला तो क्या हुआ पता है क्या आपको? नहीं पता। और कुछ हुआ, आपको पता है गियर बदलने से जब मुझे स्पीड तेज करनी है तो मुझे गियर बदलना है, या स्पीड कम करनी है तो गियर बदलना है, क्योंकि उसके अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जटिलता थी, उसको आपसे छुपा लिया गया। आपको जिसने ड्राइविंग सिखाई उसने इतना ही बताया कि भैया देख इससे ज़्यादा स्पीड पे जाए तो गियर बढ़ा लेना, अगले गियर में ले लेना, या इससे कम पे आए तो इससे लोअर गियर पे आ जाना। यही तो बताया था, है ना। आपको यही बताया कि भैया स्टीयरिंग ऐसे करेगा ना तो गाड़ी घूम जाएगी। ये नहीं बताया कि स्टीयरिंग को ऐसे करने पे कोई स्प्रिंग होगी, वो स्प्रिंग नीचे कोई उसके नीचे वॉशर भी होंगे, वो जब आप ऐसे घुमाओगे तो नीचे, ये सारी चीज़ बताई क्या? और ये बताते तो क्या करते, अपन गाड़ी चलाना सीखते क्या? नहीं सीखते, क्योंकि उसमें बहुत जटिलता आ जाती, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए उसने हमें केवल वही चीज़ बताई जो कि हमारी आवश्यकता है। वही व्यू होता है डेटा का। देखिए सर, मैं अगर आपको हिंदी वाली बात करूं, डेटाबेस सिस्टम का एक मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को डेटा का एक साफ दृश्य प्रदान करना है। जस्ट टू गिव यू एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डेटा विदाउट गोइंग इन डिटेल्स। डिटेल्स में, जटिलता में आप नहीं जा रहे, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेटा विच इज यूजफुल फॉर यू। जस्ट एब्स्ट्रैक्ट व्यू आपको देता है कि भाई आपको अभी इसकी आवश्यकता है। जब अगले लेवल पे जाओगे, स्टीयरिंग खराब हो गई, अब आप जब मैकेनिक के जाओगे तो वो बताया भाई साहब इसके अंदर ये स्प्रिंग होती है ना, ये खराब हो गई, तब आपको पता चलेगा अच्छा इसको तो स्प्रिंग भी होती है। अब आप नेक्स्ट लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है ना। अब वो स्प्रिंग भी टूट गई, या स्प्रिंग के अंदर का साथ का कोई वॉशर टूट गया, भाई साहब ये स्प्रिंग जो होती है ना, इसके अंदर ये वॉशर होता है, ये टूट गया। अब आपने कहा अच्छा ये स्प्रिंग में भी सारा वॉशर होता है। अब वो नेक्स्ट लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। समझ रहे हैं आप बात? वही आपका व्यू का मतलब है। फोटो ले लेते हैं इसको देखने के लिए। You'll get this PPT, complete PPT, don't worry. ठीक है, डोंट वरी, ये PPT आपको मैं दे दूँ, ऐसे भी फोटो लेके क्या करना। चलें सर आगे। किसी भी डेटाबेस के 3 लेयर्स की हम बात करते हैं। 3 लेयर्स की हम बात करते हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं? फिजिकल लेयर, लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेयर, कहीं पर वर्ड दूसरा मिल जाए तो टेंशन ना लो, और तीसरा आपकी होती है व्यू लेयर। व्यू लेयर
ठीक है भाई बहनों, अभी बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की कि भाई आपने जब स्टूडेंट्स का डेटा रखा तो आपने तय किया कि आपको रखना क्या है, कि भाई मोबाइल नंबर रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, आपको एड्रेस रखना है या नहीं, पिताजी का नाम रखना है नहीं, ये सब तो आपको सोचना है ना। क्या रखना है ये लॉजिकल लेवल, क्या रखना है ये लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल में अपन क्या तय करते हैं कि हमें डेटा में क्या रखना है। वी डिसाइड द स्कीमा, ये स्कीमा ही तो था, क्या क्या रखना है, स्ट्रक्चर संरचना बनाना, यही था ना सतपाल भाई साहब। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने? पढ़ा था, भूल भाल गए अब तो। उसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? लिंक लिस्ट पढ़ी थी, है ना। मैं वैसे याद दिला रहा हूँ, शायद याद आ जाए। ट्रीज पढ़ा था, ग्राफ पढ़ा था, है ना, इंडेक्सिंग भी पढ़ी थी, पता नहीं क्या उटपटांग सी चीज़ें थी। और वो डेटा अंदर जाकर लिंक लिस्ट में स्टोर हो, ट्री में हो, ग्राफ में हो, कुछ होता होगा। तो कैसे स्टोर होता है वो फिजिकल लेवल है। कैसे डेटा स्टोर होना है, कैसे डेटा स्टोर होना है, ये फिजिकल लेयर। हम बताते नहीं है डीबीएमएस में, जब तक हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगर डीबीए को आवश्यकता है तो वो बताता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेज में जब हम जनरल काम करते हैं तो हम नहीं बताते हैं फिजिकल लेवल, क्योंकि फिजिकल लेवल आपका डीबीएमएस, आपके डीबीएमएस काफ़ी इंटेलिजेंट है आजकल, और वो बहुत सारी चीज़ें खुद डिसाइड कर लेते हैं। आप ये बताते हैं कि भाई मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो इतना फास्ट एक्सेस करना है, फिर इंडेक्सिंग करनी है, क्या करना है, बी ट्री बनानी है, वो उनकी अपनी टेंशन है, डीबीएमएस की अपनी टेंशन है। अब सब आपने दुनिया भर का डेटा रख लिया स्टूडेंट का, आपने कहा भैया ऐसा करो मुझे मोबाइल नंबर बताओ स्टूडेंट के, तो उसने मोबाइल नंबर बता दिया। फी वाले ने कहा भैया कितनी फीस जमा है, तो उसको फी की डिटेल बता दी। आपके प्रिंसिपल ने देखा कि इसकी हिस्ट्री क्या है भैया, कितने मार्क्स आए, कब कितने आए, तो उसको डिटेल बता दी। डेटाबेस तो एक ही था। तो आपको क्या चाहिए, वो क्या है, व्यू लेयर है। व्यू लेयर क्या है, आपको क्या चाहिए। समझ में आ जानी चाहिए सब बात, बिल्कुल नॉन टेक्निकल बातों में लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कैसे डेटा स्टोर हुआ, ये फिजिकल है। क्या डेटा स्टोर हुआ, कंसेप्चुअल लेवल। और आपको क्या चाहिए उसमें से, भाई हमने तो एक स्टूडेंट की 50-100 चीज़ें रख रखी है। अब आप बताओ जरा, जो फीस जमा करने वाला है उसको क्या लेना देना तेरे पिछले सेमेस्टर में कितने नंबर आए थे, उसको तो इससे मतलब है तेरी फीस बकाया कितनी है, उसको क्या लेना देना कि पिताजी का नाम क्या है, उसको तो एनरोलमेंट नंबर बताया था, उसने फीस जमा कर दी, बस रसीद निकाली, ले भाई अब जा तू जाने तेरा मास्टर जाना। मतलब है क्या, तो एब्स्ट्रैक्शन। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ सपोज आप उस कैशियर के पास आ जाती, उसकी टेंशन कितनी बढ़ जाती, वो सारा सब में से निकालता, अरे यार फीस तो इतनी है, लेकिन अब अरे तू फेल भी हो गया था क्या, उसकी जान को और टेंशन दे दी, है ना। तो अपने को जिसको जो चीज़ चाहिए वही देनी चाहिए। उसके लिए क्या होगा, अलग अलग व्यूज होंगे, ठीक है ना। आप सोच के देखिए, मैं आपको बहुत और भी एग्जाम्पल अगर लेके देखूँ, जब आप जीमेल पे काम करते हैं, आप प्रोटेक्शन पे जा रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन दिखाता है, आप इनबॉक्स में जा रहे हैं तो आपको इनबॉक्स दिखाता है, आप जंक मेल पे जा रहे हैं जंक मेल दिखाता है, बल्क मेल पे जा रहे हैं तो बल्क दिखाता है, सेंड पे जाते हैं सेंड दिखाता है। सोचो सब दिखा देता है एक साथ। कोई साल में जाके एक बार मेल चेक करते हैं अपन, दिन में 10 बार नहीं करते यार, इसमें देखना पड़ेगा कौन सी काम की है, यही होता ना। तो हमें क्या चाहिए, ये हमारा व्यू डिफरेंट बनता है। हमेशा हमें हर डेटा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है भाइयों बहनों। आई होप 100% बात क्लियर है। ये हमारे हैं 3 लेयर्स, ठीक है। आज यहीं तक रखें अपन, हाँ, यहाँ तक समझ में आया होगा पूरी चीज़ 100%।
देखिए डीबीएमएस क्या है, पहली बात मैं आपको वापस से रिवाइज कर देता हूँ जो आज पढ़ा है। डीबीएमएस क्या है, पहली बात। दूसरी बात हमने पढ़ी डीबीएमएस के फीचर्स क्या हैं। तीसरी बात हमने पढ़ी डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। चौथी बात हमने पढ़ी कि जी स्कीमा, इंस्टेंस और मेटाडेटा क्या है। पांचवी बात हमने पढ़ी है कि इसके एब्स्ट्रैक्शंस कौन से हैं, लेयर्स कौन कौन सी हैं। एक ही बात है, व्यू लेवल बेसिकली यही था। इसको समझाने के लिए हमने पहले व्यू की बात की थी। 100% बात क्लियर है, आशा है समझ में आ गया। थैंक यू।